आज हम लोग किरचॉफ के नियम स्टडी करेंगे। किरचॉफ के नियम इलेक्ट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। दो नियम होंगे इनके, वही हमको स्टडी करने हैं। क्या बताते हैं किरचॉफ के नियम? तो किरचॉफ के नियम हमें गाइड करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स लगी हुई हैं, एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ वहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट जो हमारा होता है उसमें करंट की कैलकुलेशन करें, चाहे हम वोल्टेज की कैलकुलेशन करें या हम रेसिस्टेंसेस की कैलकुलेशन करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप देख रहे होंगे बहुत सारे रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये इस पूरे सर्किट में कम से कम 3 तो सेल लगी हुई हैं, इतने सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। इसको हम R1, R2, R3, R4, R5 इस तरीके से बहुत सारे प्रतिरोध हैं। अब अगर कोई हमसे ये पूछ लेगा कि ये जो आपका रेसिस्टेंस R1 है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, ये अगर हमसे कोई पूछता है तो इसका जवाब देना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाएगा? क्योंकि सर्किट में करंट का जवाब देने के लिए, ये बताने के लिए कि इस R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट का फॉर्मूला होता है V/R। तो अगर आपको ये बताना है कि R1 रेसिस्टर के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और दूसरा उसका प्रतिरोध। तो इसका प्रतिरोध तो हमें पता है R1 है, लेकिन इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर ये हमें नहीं मालूम। और बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। बहुत डिफिकल्ट है। एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा सेल लगी हुई हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है। और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है। सर्किट और भी बड़ा हो सकता है, इधर भी सर्किट हो सकता है, इधर भी सर्किट हो सकता है, इधर नीचे भी हो सकता है। तो ये उस सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए हमारे जो सिंपल रूल बने हुए हैं अभी तक जो हमने पढ़े, जैसे करंट का रूल पढ़ा V/R, या हमने रेसिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े, वो सिंपल से रूल यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते आप, बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सर्किट। और हमारे पास जो भी रूल्स अभी तक के लिए हैं, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हो, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, या करंट के लिए V/R का रूल हो, ये सब के सब अप्लाई नहीं कर सकते, हम करंट नहीं निकाल सकते। तो ऐसी जब भी सिचुएशन आएगी कि जब भी कभी हमारे पास एक बहुत ही जटिल वैद्युत परिपथ होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, वहाँ पर करंट की कैलकुलेशन, वोल्टेज की कैलकुलेशन, रेसिस्टेंसेस की कैलकुलेशन हम अपने सिंपल रूल्स से नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। और इसी सिचुएशन को समझने के लिए, इस प्रकार की सिचुएशन में करंट है, वोल्टेज है, रेसिस्टर्स की कैलकुलेशन के लिए ही जो रूल बने हुए हैं वो किरचॉफ के नियम बने हुए हैं। तो इन्हीं को हम लोगों को सबसे पहले समझना है, ठीक है। किरचॉफ के नियमों में 2 नियम बने हुए हैं, एक प्रथम नियम और एक दूसरा नियम। तो दोनों नियम जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आप इन तीनों चीज़ों को, जिसको मैं बता रहा हूँ, करंट को, रेसिस्टेंस को और वोल्टेज को, आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन रूल्स को स्टडी करेंगे और देखना है रूल्स में क्या है। बहुत इजी रूल्स हैं, आप मन से ये निकाल दीजिए कि रूल बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने आसान है कि हो सकता है इनसे आसान रूल्स फिर आपको मिले ही ना, इतने आसान नहीं है मैं ये दोनों। तो एक एक करके इनको हम स्टडी करेंगे। क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आया? देखिए, आप कुछ भी काम करोगे
जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द कॉम्प्लेक्स सर्किट, कि कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमें प्रॉब्लम किस बात की आती है। आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का पूछेंगे हमसे दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर, तो मेरे लिए बहुत कठिन है बताना आपको कि इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है, इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है, इसके दोनों सिरों के, इसके दोनों सिरों के, ये बहुत कठिन है। लेकिन नामुमकिन नहीं है, कठिन ही तो है, नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं। और यही काम करने के लिए तो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सीखने के लिए कि कैसे करेंगे। और उसके लिए हमको किसके नियम पढ़ने पड़ेंगे? किरचॉफ के नियम। बस सिंपल से दो रूल्स हैं, आप जैसे ही पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, करेंट, रेसिस्टेंस, वोल्टेज सब कैलकुलेट करेंगे आप इसके बाद। तो एक एक करके हम उस रूल को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होगा इसे हम, क्योंकि ये पहला नियम है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रूल। प्रथम नियम, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट रूल है ये कहां पर लगेगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, जो हमारा वैद्युत परिपथ होगा, उसमें कहां लगा करेगा ये रूल? तो आंसर है कि ये जो हमारा प्रथम नियम होगा किरचॉफ का, वो हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की जंक्शन पर लगेगा। संधि, जंक्शन को क्या बोलते हैं? संधि। जंक्शन संधि होती है जहां पर कई रास्ते आकर आपस में मिलते हैं। चौराहे को जैसे आप जंक्शन बोलते हैं, क्रॉस रोड भी बोल सकते हैं क्योंकि वहां रोड एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। बट जंक्शन मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पर कई रास्ते आकर मिलते हैं एक दूसरे से। और तो क्योंकि ये जो फर्स्ट रूल है कहां पर लगेगा मैंने बताया? इलेक्ट्रिक सर्किट की किसी जंक्शन पर। जब जब लगेगा जंक्शन पर ही लगेगा, और कहीं आप लगाना नहीं है आपको नियम। समझ आ रहा है आपको? इसलिए इस नियम का हमने एक दूसरा नाम भी रख दिया। क्या नाम रख दिया? जंक्शन रूल। समझ में आया? अच्छा, तीसरी चीज ये कि क्योंकि ये जो रूल होगा ये हमें किसके बारे में बताएगा? भाई जैसे हमने तीन चीजें बताई, करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस, तो ये हमको किसके बारे में बताएगा? आंसर है ये हमको करंट के बारे में बताएगा। इसलिए हमने इसका एक तीसरा नाम भी रखा हुआ है करंट रूल। इसका तीसरा नाम भी क्या रखा हुआ है? करंट रूल। तो ये जो तीन नाम आप देख रहे हैं ये एक ही नियम के हैं। अगर कोई कभी बोलता है कि किरचॉफ का पहला नियम बताइए तो भी आप यही बताएंगे। किरचॉफ का धारा नियम बताइए, धारा नियम, करंट रूल, तो भी यही बताना है आपको। किरचॉफ का संधि नियम बताइए, जंक्शन रूल, तो भी यही बताना है आपको। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर आपको किरचॉफ के नियम समझने हैं, अगर आप चाहते हैं कि किरचॉफ के नियम आप अच्छे से समझ पाएं, उसके लिए सबसे पहले, मैं नियम पर नहीं चलूंगा, सबसे पहले आपको तीन शब्दों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तीन शब्द, वो 3 वर्ड्स जब आप सीख लेंगे उसके बाद आप इनके रूल्स बड़े अच्छे से समझ जाया करेंगे। क्या है वो 3 वर्ड्स? एक, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कि जंक्शन क्या होती है आखिरकार। पहले इन तीनों शब्दों को सीख लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं इस पर। तो सबसे पहले देखना है जंक्शन किसको बोला करेंगे। जंक्शन को हिंदी में कहेंगे संधि। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी वैद्युत परिपथ आपका होगा, उस वैद्युत परिपथ में कोई भी ऐसा पॉइंट जंक्शन एक पॉइंट होगा। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में कोई ऐसा पॉइंट जहां पर 3 कंडक्टर एक दूसरे से मिले या 3 से ज्यादा मिले। कम से कम कितने कंडक्टर्स मिलने चाहिए? 3।
उस पॉइंट को हम क्या बोला करेंगे? जंक्शन। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जहां पर कम से कम 3 या 3 से ज्यादा चालक अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या कहलाएगा? जंक्शन, संधि बोलेंगे उसको। अगर 3 से कम है, 2 है, 2 पॉइंट मिल रहे, 2 लाइनें मिल रही हैं उस जगह पर, तो वो पॉइंट को जंक्शन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो जंक्शन किसको बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे अ पॉइंट in electric circuit at which at least 3 or more than 3 conductors join together। क्या मतलब हुआ इसका? अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वैद्युत परिपथ में एक बिंदु, एट विच, जिस पर, एट लीस्ट 3, कम से कम 3, और या तो मोर देन 3 कंडक्टर्स, या तो 3 चालकों से ज्यादा, ज्वाइन टुगेदर, एक साथ मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। अब आपने एक जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के रखा हुआ है उसमें हम लोग जंक्शन को ढूंढना चाहते हैं कि कहां पर है जंक्शन। देखिए इस पॉइंट को देखिए बेटा, क्या ये जंक्शन है? तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना है यहां पर कितने कंडक्टर से एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिएगा, एक कंडक्टर ये जा रहा है इधर की तरफ, एक कंडक्टर इधर की तरफ जा रहा है, और एक कंडक्टर इधर की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर कितने कंडक्टर्स मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। तो इसको हम जंक्शन बोलें कि नहीं बोलें? बोल सकते हैं। तो ये जंक्शन है। ये एक पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पर चेक करिए कितने कंडक्टर से एक दूसरे से मिलते हैं। एक कंडक्टर इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, और एक इधर चला गया। कितने चालक यहां पर आकर मिल रहे हैं? 4। जंक्शन की शर्त क्या है? कम से कम 3 कंडक्टर्स मिलने चाहिए, और यहां तो 4 मिल रहे हैं। तो क्या आप इसे जंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ जंक्शन। इज इट अ जंक्शन और नॉट? ये एक जंक्शन है कि नहीं है? है, बिकॉज एट दिस पॉइंट देर आर 3 कंडक्टर्स विच आर ज्वाइनिंग टूगेदर। देखिए, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर। ठीक है, 3 कंडक्टर हो गए, और जंक्शन की शर्त ये है कि कम से कम कितने जुड़ने चाहिए? 3। 3 से कम होंगे तो जंक्शन नहीं होगी वो। इसके बाद एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए, इस वाले पॉइंट पर आकर कितने कंडक्टर से एक दूसरे से मिलते हैं? 2। एक कंडक्टर ये चला गया, एक कंडक्टर इधर चला गया, तो कितने कंडक्टर इस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे हैं? 2। क्या ये जंक्शन है? आंसर इज नो, ये जंक्शन नहीं है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, और तो फिर ये क्या है? जंक्शन नहीं है तो कुछ तो होगा, फिर ये क्या है? तो आंसर है, इसको आप केवल और केवल टर्निंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहां पर केवल एक वायर है जो कि ऐसे सीधे चलते चलते ऐसा टर्न हो गई है। बात समझ आ रही है आपको? एक तार है जो कि ऐसे चलते चलते बस ऐसा टर्न हो गई, मुड़ गई है, और कुछ नहीं है। तो इट इज ओनली अ टर्निंग, दिस इज नॉट अ जंक्शन। तो अभी आप जंक्शन के बारे में समझ गए। बताइए, क्या ये जंक्शन है? है। क्या ये जंक्शन है? है। क्या ये जंक्शन है? ये जंक्शन है? आंसर इज नो, ये जंक्शन नहीं है। तो ये जंक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। समझ आ गया आपको? तो अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट एट विच एट लीस्ट 3 और मोर देन 3, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंडक्टर्स ज्वाइन टुगेदर,
एक दूसरे से मिलते हैं आकर, ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, तो ये एक शब्द हमने सीखा। सेकंड एक शब्द होगा जिसे हम बोलेंगे ब्रांच। हिंदी में इसे कहेंगे शाखा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तो ब्रांच क्या होती है? फिर से सभी बच्चे गौर से सुनिए। करंट का वो रास्ता जो कि एक जंक्शन से लेकर के अगली जंक्शन तक का होता है। करंट जिस रास्ते पर चलती है उस रास्ते में एक जंक्शन से आप स्टार्ट करिए, किसी भी डायरेक्शन पे स्टार्ट करिए, और एक जंक्शन से शुरू करिए, किसी भी डायरेक्शन पे चलना शुरू कर दीजिए, और जब तक अगली जंक्शन नहीं आ जाती तब तक मत रुकिए। तो एक जंक्शन से अगली जंक्शन तक के जो बीच का लाइन होगी उसको हम ब्रांच कहा करेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए। किसी भी वैद्युत परिपथ में करंट का वो वाला करंट के रास्ते पर एक जंक्शन से लेकर अगली जंक्शन तक के बीच का जो भी लाइन होगी, जो भी रास्ता होगा उसका, उसी को हम बोलेंगे ब्रांच, शाखा बोला करेंगे उसको। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, सिंपल से वर्ड्स में इसे नोट कर लेते हैं। A path of current from one junction to the next in any direction। देखिए क्या लिखा हमने, कोशिश करें समझने की। अ पाथ ऑफ करंट, धारा का रास्ता। कौन सा रास्ता? फ्रॉम वन जंक्शन टू द नेक्स्ट, एक संधि से अगली संधि जब आ जाएगी, अगली को पार नहीं करना आपको, एक संधि से जब चलना शुरू करेंगे और जैसे ही अगली संधि आएगी रुक जाएंगे आप। तो बस इस जंक्शन से इस जंक्शन के बीच का जो करंट का रास्ता होगा ना, दैट विल बी द ब्रांच। इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पे आप जाइए, किसी भी डायरेक्शन पे चलिए, आपको डायरेक्शन की छूट है। डायरेक्शन के लिए कोई बंधन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है, अगेन वी वांट टू सर्च सम ब्रांचेस इन दिस सर्किट, कि कहां पर हैं ब्रांचेस, देख लेते हैं। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? क्या समझे आप बताइए मुझे। किसी भी वैद्युत परिपथ में जिस रास्ते पर करंट चलती है उस रास्ते पर एक जंक्शन से स्टार्ट करेंगे और अगली जंक्शन तक का जो रास्ता होगा वो लाइन ही क्या कही जाएगी? ब्रांच, शाखा बोलेंगे। चलिए देखते हैं। ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। अब अगर ये एक जंक्शन है तो यहां से चलना शुरू करिए, किसी भी डायरेक्शन पे चलिए, चाहे आप इधर की तरफ चलिए, चाहे आप इधर की तरफ चलिए, चाहे इधर की तरफ चलिए। करंट के रास्ते में चलना है ना हमको, तो ऐसा हवा में चल के तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है अ पाथ ऑफ करंट, वैद्युत धारा का वो वाला रास्ता। तो जिस रास्ते पर करंट चलेगी उसी रास्ते पर आप चलेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि यहां से हवा में चल के ऐसे चले जाओ, करंट के रास्ते पर ही आपको चलना है। तो ये एक जंक्शन है। अब इस जंक्शन से हमने चलना स्टार्ट किया, चलते गए चलते गए, जब जंक्शन आ जाए अगली वाली तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। ये जंक्शन है, आ गई क्या जंक्शन? आ गई, आ गई क्या जंक्शन? देखो जंक्शन आई कि नहीं आई? अब आ गई क्या? नहीं आई। अब आ गई क्या जंक्शन? अब आ गई, आ गई। तो बस रुक जाइए, यहां से लेकर के और यहां तक की जो ये लाइन है, दिस इज वन ब्रांच। ये वैद्युत परिपथ की एक शाखा है। नहीं समझ आया? आया। और देखिए ये एक जंक्शन है। अब हम इधर की तरफ चलना चाहते हैं, तो हम इधर की तरफ जब चले
तो जैसे ही चलते गए यहां पर पहुंचे, जंक्शन आ गई क्या? आ गई जंक्शन। इसका मतलब है ये ब्रांच तो बहुत ही ज्यादा छोटी है बस, लेकिन दिस इज अगेन वन ब्रांच, ये पूरी एक शाखा है। आप ये मत सोचिएगा कि इतनी छोटी है तो हम इसको ब्रांच नहीं कहेंगे। बात समझ रहे? ब्रांच में छोटा होना बड़ा होना ऐसी कोई शर्त नहीं है। ब्रांच की शर्त क्या है? धारा का रास्ते में चलिए, एक जंक्शन से अगली जंक्शन तक जब पहुंच जाइएगा तो वो जो लाइन, जो रास्ता आपको मिलेगा, दैट इज वन ब्रांच। अब फिर ये जंक्शन आ गई, जंक्शन से इधर की तरफ चलिए, आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, जंक्शन आ गई क्या? आ गई। तो ये भी एक ब्रांच है फिर तो, ठीक है। अब हम चाहें तो ये जंक्शन है, इससे इधर की तरफ चलना शुरू कर दें। अगर आप जंक्शन से चलना शुरू कर दिए इस डायरेक्शन पे, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया है इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में आप चलिए, उसकी कोई शर्त नहीं ऊपर की तरफ ही जाना है, नीचे की तरफ आना है, क्लॉकवाइज ही जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देयर इज नो सच कंडीशंस, ऐसी कोई शर्तें नहीं है आपके लिए। तो हमने इधर की तरफ चलना शुरू कर दिया, जंक्शन से आ गए, यहां चलते आए, आ गई जंक्शन, आ गई, अभी तो नहीं आई ना, तो फिर ये क्या है? ये एक टर्निंग है। वेरी गुड। तो जंक्शन से चले, अभी भी जंक्शन नहीं आई, अभी भी जंक्शन नहीं है, ऐसा नीचे नहीं चले जाना है। करंट जिस रास्ते पर चलेगी उस पर चलना है। ऐसे आ जाओगे, अभी जंक्शन आ गई, अब आ गई, अब आ गई क्या? अब आ गई क्या? आ गई। ये तो कह रहे हैं इधर आ गई जंक्शन, अभी एक टर्निंग है और ऊपर आइए, यहां आ गई जंक्शन, तो अब ब्रांच खत्म हुई। यहां से जो ब्रांच स्टार्ट हुई थी, इस डायरेक्शन पे आते आते यहां पर जाकर के ये ब्रांच खत्म हुई। तो ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है, पूरी की पूरी एक ब्रांच है। समझ नहीं आया आपको? आ रहा है? अच्छा, ये एक जंक्शन है, इधर की तरफ चलना शुरू किया, जंक्शन आ गई क्या? सोच लो, आई कि नहीं आई जंक्शन? अभी नहीं आई, अभी तो एक केवल टर्निंग है। और ऊपर चलिए, जंक्शन आ गई, और ऊपर चलिए, आ गई जंक्शन, आ गई। तो यहां से लेकर के और यहां तक का जो रास्ता है, इट इज अगेन वन ब्रांच, ये भी एक शाखा होगी। तो आई होप कि शाखा को समझना आपको आ गया होगा। और एक चीज बताएं, ब्रांच में एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है, एक बहुत बड़ी विशेषता ब्रांच की होती है कि जितनी देर तक आप एक ब्रांच में रहेंगे, जितनी देर तक आप एक ब्रांच में रहेंगे, उस पूरी ब्रांच के हर पॉइंट पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ब्रांच के हर पॉइंट पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी। बात समझ आ रही कुछ आपको? तो इसको भी हम नोट कर देते हैं जरा यहीं पर। देखिए क्या लिखा हमने, करंट विल बी सेम, मतलब जो वैद्युत धारा होगी वो एक जैसी रहेगी एट ईच पॉइंट इन एनी ब्रांच। किसी एक ब्रांच के हर बिंदु पर वैद्युत धारा का मान सेम ही रहेगा। जैसे अब फिर से समझिए, यहां पर अगर ये एक जंक्शन है और ये एक जंक्शन है, तो एक जंक्शन से अगली जंक्शन के बीच में ये क्या है? यहां पर ब्रांच है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच के इस पॉइंट पर करंट है 3 एम्पियर, तो मुझे बताइए सेल के बगल में यहां पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के बगल में सेल नहीं है, लेकिन ये सेल है और सेल के बगल में यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर करंट की वैल्यू कितनी होगी? 3 एम्पियर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भले सेल हो ना हो, लेकिन ये तो एक ब्रांच है ना, और अगर ये एक ब्रांच है
तो अगर इसके इस बिंदु पर 3 एम्पियर करंट है तो इसके इस पॉइंट पर भी 3 एम्पियर करंट ही रहेगी। समझ आया आपको? अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट है यहां पर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, अब आप मुझे बताइए कि अगर यहां पर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इस पॉइंट पर कितनी करंट फ्लो होगी? 5 एम्पियर। ये पूरी एक ब्रांच है, और अगर ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है और इस ब्रांच के इस पॉइंट पर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, सो बी कॉन्फिडेंट कि यहां पर भी 5 एम्पियर की करंट ही फ्लो होगी, बिकॉज दिस इज अ सेम ब्रांच। और अगर ब्रांच सेम है तो करंट अलग अलग नहीं हो सकती। तो ब्रांच की ये स्पेशलिटी है। उस एक ब्रांच में चाहे 50 सेल लगी हो, लेकिन अगर ब्रांच के एक पॉइंट पर करंट 5 एम्पियर है तो उस ब्रांच के हर पॉइंट पर करंट 5 एम्पियर ही आएगी। ये देख करके कि इस ब्रांच में तो 10 सेलें लगी हुई हैं, आप करंट की वैल्यू को कम ज्यादा नहीं कर देंगे। जितना ब्रांच के एक पॉइंट पर बताई जाएगी उतना ही उस ब्रांच के हर पॉइंट पर करंट होगी। याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा? ओके, चले आगे। तो फिर ये ब्रांच थी और ये ब्रांच की एक छोटी सी स्पेशलिटी। थर्ड पॉइंट जो हम समझना चाहते हैं उसका नाम है लूप। क्या होता है उसका नाम? लूप है उसका नाम। देखिए, लूप और कुंडली, दो शब्दों का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। एक होगा लूप और एक वर्ड आएगा बार बार कुंडली। ठीक है? लूप में तार का केवल एक फेरा होता है। एक चक्कर कह लें, एक फेरा कह लें, ये लूप होता है। और जो कुंडली जिसको कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में कॉइल बोलते हैं। कॉइल में तार के अनेक फेरे होते हैं। ठीक है? तो लूप और कॉइल, इन दोनों में एक चीज तो ये डिफरेंस आप समझ लें पहले। अभी ये लूप हम बताएंगे आपको कि क्या होगा। फिलहाल क्योंकि एक वर्ड आया और आगे मैग्नेटिज्म जब आप स्टडी करेंगे वहां पर कई बार ये वर्ड्स आएंगे, वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार लूप। उस वक्त आपको ये मीनिंग समझ में आ ही जाना चाहिए कि लूप अगर बोला गया है इसका क्या मतलब है, और अगर वृत्ताकार धारावाही कुंडली बोली गई है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है? तो लूप में तार के कितने फेरे लगे होंगे? एक फेरा। कुंडली में तार के कितने फेरे होंगे? एक से ज्यादा फेरे, अनेक फेरे होंगे। और यही रीजन है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कहीं स्नेक चार्मर वगैरह लेके सांप को आते हैं, आपको दिखाते हैं आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, तो आप देखते हैं फिर हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं देखो जो सांप है वो कुंडली मार के बैठा है। बोलते हैं, सुना है कभी? ये तो नहीं बोलते ना कि सांप लूप मार के बैठा है, ऐसा तो नहीं बोला जाता ना। क्या बोला जाता है कि सांप जब बैठा है तो वो कुंडली मार के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर के, अपने बदन के एक से ज्यादा फेरे वहां पर लगाए हैं और उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, इसलिए बोलते हैं सांप कुंडली मार के बैठा है। तो कुंडली का मतलब एक से ज्यादा फेरे हैं, और अगर लूप मार के बैठा है इसका मतलब एक ही फेरा होगा। ठीक है? ओके, यहां लूप का मीनिंग क्या होगा? लूप का मतलब ये होगा करंट का कोई भी बंद रास्ता आप ले लेंगे अगर, तो वो लूप हो जाएगा। चलिए एक लाइन पे मैं लिख देता हूं और इसके बाद आप समझिए। बस, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, वैद्युत धारा का एक चारों तरफ से बंद रास्ता अगर आप बताते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लूप। कैसे?
आप सर्किट में देख सकते हैं। इसकी एक खास बात ये होगी, क्लोज्ड पाथ मैं बोल रहा हूं। देखिए, क्लोज्ड पाथ का मतलब वो जिस रास्ते पर चले वो रास्ता शुरू से आखिरी तक कैसा होना चाहिए, बंद। बंद का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिएगा कि आप जिस पॉइंट से सर्किट में चलेंगे, जिस पॉइंट से चलेंगे, आप चाहे जितना लंबा रास्ता घूम के आइए, लेकिन वापस लौट के उसी पर आना पड़ेगा। तभी तो जब आप यहां से चले और ऐसा चलते 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 फिर यहीं पर आ गए, तो जो रास्ता है वो पूरा कैसा हो गया, बंद हो गया। इसलिए हमने लिखा है अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। तो ये लूप की कंडीशन है, लूप की कंडीशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहां से चलना है, नो कंडीशन, कि आपको जंक्शन से स्टार्ट करना है या आपको टर्निंग से स्टार्ट करना है या आपको एक किनारे से शुरू करना है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आपको जहां से मर्जी आ जाए अक्कड़ बक्कड़ करके वहां पॉइंट रख दीजिए और जहां से मर्जी वहां से चलना स्टार्ट कर दीजिए। कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं आपको जंक्शन से ही चलना है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको रेसिस्टेंस से स्टार्ट करना है, कोई कंडीशन नहीं कि आपको सेल से स्टार्ट करना है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको टर्निंग से स्टार्ट करना है, कोई कंडीशन नहीं है कि कम से कम दूरी चलना है, कोई शर्त नहीं है। एक ही शर्त है कि जहां से चलना, चाहे जहां से घूम के आना, लेकिन वापस लौट आना वहीं पर। समझ में आई? सो फॉर द लूप देयर इज ओनली एंड ओनली वन कंडीशन, दैट योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर एंडिंग पॉइंट शुड बी सेम। आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है तो क्या शर्त है? लूप बनाने के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, किसी भी पॉइंट से। क्या जंक्शन से, रेसिस्टर से, सेल से, टर्निंग से, ऐसी कोई शर्त है क्या? कुछ नहीं। क्या छोटी से छोटी दूरी चलने की शर्त है क्या, या बड़े से बड़ा रास्ता चलने की शर्त है क्या? केवल एक शर्त है, कसम से जहां से चलना शुरू करना ना, प्लीज लौट आना वहीं पर, बस इतनी सी शर्त है। अब आप अपने कॉम्प्लेक्स सर्किट में देखिए, वेयर इज द लूप्स, कहां है लूप्स, देखते हैं। बताइए कहां से शुरू करा जाए? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, स्टार्ट कर लिया जाए यहां से। आप देखिएगा ध्यान से, और चला किधर की तरफ जाए, चाहे जिस तरफ चलिए, कोई शर्त ही नहीं है ना। तो हम चलते गए, यहां से गए, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लीजिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सेल E1, सेल E2, सेल E3। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से हमने स्टार्ट किया। मैं एक लूप आपको दिखा रहा हूं, आप गौर से देखिएगा। ए, बी, सी, डी, ए, जहां से चले थे वहीं पर आए कि नहीं आए? और हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम मिला कि नहीं मिला? देखो क्या बोला हमने बोला ए, बी, सी, डी, ए। शुरू कहां से किया था और फिनिश कहां से कर दिया? सो दिस इज वन लूप, ये एक लूप है। समझ नहीं आया आपको? ओके, अब इधर की तरफ आइए, देखो ए, या इस पॉइंट को कुछ नाम रख देते, जी, एच, एच, जी, एफ, ई, एच। जहां से हमने चलना शुरू किया वहीं पर आ गए। मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि छोटी से छोटी डिस्टेंस चलो, बड़ा सा बड़ा लंबा रास्ता चलो, ऐसी कोई शर्त ही नहीं है। मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप समझ लें अच्छे से। और एक लूप देखिए, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, एच, जी। ये एक लंबा सा लूप, लेकिन क्योंकि हमने जहां से चलना शुरू किया हम वहीं पर वापस लौट के आ रहे हैं ना, तो ये लूप है।
भले उसके बीच में ये भी आ गया और ये भी आ गया, लेकिन मैंने आपको जो शर्त बताई, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन लूप इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। वैद्युत धारा का एक क्लोज्ड पाथ ही होता है जिसको हम लूप कहेंगे। तो ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, और पूरा ऐसे चल के जाइए वो भी एक लूप है। मत देखिए कि इसके अंदर तो दो लूप शामिल हैं, कोई शर्त नहीं है उसकी, इसीलिए वो भी बड़ा सा भी एक लूप ही है। समझ आ गया? सो दीज वेयर द 3 वर्ड्स जो कि आपको बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि किरचॉफ के लॉज आपको बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको जंक्शन मालूम नहीं होगी, आपको ब्रांच मालूम नहीं होगा, आपको लूप मालूम नहीं होगा, तो उस समय आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा इन रूल्स को समझना। अब क्या आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? फिर से एक बार जल्दी से बताइए, जंक्शन किसको बोलेंगे? हाँ, कौन बताएगा जंक्शन किसे बोलेंगे? चलिए हम ही बताएंगे, ठीक है। देखिए जंक्शन क्या होती है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जहां पर 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा चीज, ब्रांच किसको बोलेंगे? वैद्युत धारा के रास्ते पर एक जंक्शन से लेकर अगली जंक्शन तक का जो रास्ता होगा, जो लाइन होगी, उसे हम ब्रांच बोलेंगे। ब्रांच की खास बात क्या है कि एक ब्रांच के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत धारा का मान समान होगा हर जगह। तीसरा चीज हमने क्या पढ़ा? लूप, वैद्युत धारा का कोई भी बंद रास्ता, शर्त उसके लिए कि आप जहां से चलना स्टार्ट करें, चाहे जहां से घूम के आइए, बाद में आ जाइएगा बस वहां पर। उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट की कोई कंडीशन नहीं है, उसके लिए आपके रास्ते की कोई कंडीशन नहीं है, दैट योर पाथ शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम, देयर इज नो सच टाइप ऑफ कंडीशन, ऐसी कोई शर्त ही नहीं है उसके लिए। बस लूप में जहां से चलना है वही वापस लौट के आना है, चाहे इधर की तरफ जाइए चाहे इधर की तरफ जाइए, चाहे ऊपर जाइए नीचे जाइए, आगे जाइए पीछे जाइए, कहीं पर भी, लेकिन करंट के रास्ते पर चलना है। और दूसरी चीज, कोई इस प्रकार की शर्त नहीं है कि स्टार्ट कहां से करो, और कोई शर्त नहीं है कि लंबा रास्ता चलो कि छोटा रास्ता चलो, एक ही शर्त, जहां से चलो वहीं पर आना है आपको। तो आप समझ गए ये सारी चीजें। अब हम इसको हटा देते हैं और आ जाते हैं किरचॉफ के फर्स्ट रूल को समझने के लिए, ठीक है। किरचॉफ ने अपने पहले नियम में बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बस इतना बताया कि वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एट एनी जंक्शन सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज 0। एक लाइन का रूल है खाली, नोट कर लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस कि अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसकी कोई भी आप एक जंक्शन ले लीजिए,
क्योंकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज़्यादा जंक्शंस हो सकती हैं। कोई भी एक जंक्शन लीजिए, उस पर जितनी वैद्युत धाराएं एक दूसरे से मिल रही होंगी, उन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हुई और उस मैथमेटिकल मॉडलिंग को हम इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा मीन्स आप सभी लोग जानते हैं, सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल द करेंट्स। आई का मतलब क्या है? करंट। तो सिग्मा का मतलब क्या है? सम। तो सिग्मा आई का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द करेंट्स। किसी संधि पर जितने भी वैद्युत धाराएं हैं सबका योग 0 के बराबर होता है। बस इतना सा रूल है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जंक्शन पर जितनी इलेक्ट्रिक करंट्स होंगी उन सब का सम 0 कैसे होगा? क्योंकि करंट तो अदिश राशि है, ये तो सदिश राशि भी नहीं है। अगर सदिश राशि होती तो कुछ करंट अगर इधर की तरफ है तो वो इधर वाली करंट से क्या हो जाती? कैंसिल। अगर एक करंट ऐसे जा रही है तो इधर आने वाली करंट से क्या हो जाती? कैंसिल। अगर एक करंट ऐसे जा रही है तो वो इस करंट से कैंसिल हो जाती। लेकिन करंट तो वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, सदिश राशि भी नहीं है, फिर आखिरकार जंक्शन पर मिल करके करंट 0 कैसे हो जाएगी? इसके लिए अगर किसी जंक्शन पर करंट्स का सम, वैद्युत धाराओं का योग 0 होना ही है तो कंपल्सरीली, एकदम अनिवार्य रूप से बहुत जरूरी है कि वहां पर कुछ करंट प्लस हो और कुछ करंट माइनस हो। क्योंकि अगर सारी करंट पॉजिटिव होंगी या सारी करंट नेगेटिव होंगी तो उनका जोड़ कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपको मैं जो बता रहा हूं समझ आ रहा है ना? फिर से सुनिए, करंट अदिश राशि है कि सदिश? अदिश राशि है, सदिश तो नहीं है ना। अगर सदिश नहीं है फिर करंट एक जंक्शन पर मिलकर 0 कैसे हो सकती है? जरूर यहां पर ऐसा होगा कि करंट में कुछ प्लस होंगी और कुछ माइनस, तभी वो 0 हो सकती हैं। अगर सारी करंट प्लस है तो भी 0 नहीं होंगी, सारी करंट्स माइनस हैं तो भी 0 नहीं हो सकती। तो जरूर ऐसा होगा कि कुछ करंट्स को प्लस होना पड़ेगा और कुछ करंट्स को माइनस होना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया भाई। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर गो, इसके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं है। वैद्युत धारा सदिश भी नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, अदिश है और उसके बाद योग 0, तो योग 0 कैसे होगा? जरूर जंक्शन पर मिलने वाली कुछ धाराएं पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी और कुछ धाराएं हमको नेगेटिव। अब बात ये आती है कि जंक्शन पर किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे। हमको तो करंट दिखती नहीं है आंखों से, तो हम कैसे जानेंगे कि जो करंट इधर से आ रही है इसमें प्लस रहेगा या जो करंट ये वाली है इसमें माइनस रहेगा? तो हमने उसका एक नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया? कि जो भी जंक्शन होगी उसमें आपको 2 तरह की करंट मिलेंगी। करंट्स के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक वो वाली करंट होगी, अगर ये जंक्शन है, एक वो वाली करंट्स होंगी जो बाहर से जंक्शन की तरफ आ रही होंगी और एक वो करंट्स हो सकती हैं जो यहां से दूर जा रही हूं। भाई अगर 2 तरफ से आ रही हैं तो कहीं से जा भी रही होंगी। अगर पूरा जंक्शन बना हुआ है, मोर देन 3 कंडक्टर्स या 3 कंडक्टर्स लगे हुए हैं तो उस जंक्शन पर हमने क्या मान लिया कि वहां पर 2 तरह की वैद्युत धाराएं हैं। एक वो जो संधि की ओर क्या करती हैं? आने वाली होती हैं, और एक वो जो संधि से दूर जाने वाली होती है। ये 2 तो समझ आ गई आपको। अब बात ये थी कि इनमें किसी एक को क्या करना पड़ेगा? प्लस, और किसी दूसरे को क्या करना पड़ेगा? तो किसको प्लस करें और किसको माइनस करें? संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस करें या माइनस, या संधि से दूर जाने वाली धारा को प्लस करें या माइनस? बताइए किसको क्या करना चाहिए? आंसर है आप इन दोनों में से किसी भी करंट को प्लस मान लो
और किसी भी एक करंट को माइनस मान लो। इसके लिए भी कोई शर्त नहीं है कि संधि की ओर जो धाराएं आएंगी वो प्लस और संधि से दूर जो धाराएं जाएंगी वो माइनस। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको माइनस और जो दूर जाएंगी उनको प्लस ले सकते हो। आप एक रूल अपने मन में बना लीजिए और आगे उसी रूल के तहत आप काम करेंगे। तो अधिकतर राइटर्स लोग यही मानते हैं कि जो करंट्स जंक्शन की तरफ आती हैं उनको हम कैसा लेते हैं, प्लस, और जो करंट जंक्शन से दूर जाती हैं उन्हें माइनस। नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जंक्शन की तरफ आने वालों को प्लस और जंक्शन से दूर जाने वालों को माइनस लेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपको लगता है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो करंट जंक्शन से दूर जाएंगी उनको प्लस और जो जंक्शन की ओर आएंगी उनको माइनस लेंगे, आप ये कर लीजिए, लेकिन आगे फिर सब जगह यही लगाइएगा। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो जंक्शन की तरफ आएंगी उनको प्लस लेंगे और जो जंक्शन से दूर जाएंगी उनको माइनस लेंगे, आप ऐसा कर लीजिए। तो आप क्या करना पसंद करेंगे? हम लोग राइटर के साथ ही जाना पसंद कर लेंगे। क्यों? ताकि आप जब किताबें घर में देखें तो आपको ये ना लगे कि नहीं कुछ उल्टा बातें बता दी गई हैं। समझ आ रहा है आपको? तो हम किस प्रकार की जंक्शन को पॉजिटिव लेंगे? जो संधि की ओर आएंगी, और जो संधि से दूर जाने वाली होंगी उनको कैसे ले लेंगे? माइनस। और फिर सबको आपस में जोड़ेंगे और जोड़ के किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। ठीक है, देखो इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, आप उससे समझिए। ये एक जंक्शन है, इसमें ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स हैं। इस तरह से देखिए आप, इतने कंडक्टर्स हमने बना लिए। इनमें से कुछ कंडक्टर हैं जिनमें से करंट आ रही है, I1, कुछ में से बाहर भेज देंगे और कुछ में से करंट अंदर लेके आएंगे। ठीक है, इसको हमने मान लिया I1, इसको I2, I3, I4, I5, I6, I7 और I8। और ये क्या है? जंक्शन। ये जंक्शन है कि नहीं है? कैसे पहचान गए कि ये जंक्शन है? 3 से ज्यादा कंडक्टर यहां पर मिल रहे हैं। कितने? 8 मिल रहे हैं, तो ये जंक्शन है। अब आप मुझे बताएं इनमें से कौन कौन सी करंट्स हैं जो जंक्शन को अप्रोच कर रही हैं, जंक्शन की ओर आ रही हैं? I1 जंक्शन की ओर आ रही है, I4 जंक्शन की ओर आ रही है, I8 जंक्शन की ओर आ रही है। तो 8 में से ये 3 करंट है जो जंक्शन की ओर आ रही हैं, बाकी 5 करंट ऐसी जो जंक्शन से दूर जा रही हैं। कौन कौन सी? I2, I3, I5, I6, I7। These are the currents which are going out from the junction। वो जंक्शन से दूर जा रही हैं। And I1, I8 and I4 are the currents which are approaching the junction, जो कि जंक्शन की ओर आ रही है। समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो चलिए बताइए इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या बनेगी, कैसे लेना है? याद है आपको? जो धाराएं जंक्शन की तरफ आ रही हैं उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ, और जो जंक्शन से दूर जा रही हैं उन्हें नेगेटिव साइन के साथ। तो बताइए I1 के साथ कैसा निशान? देख के बताओ जल्दी से। I2 के साथ माइनस, I3 के साथ, I4 के साथ प्लस, I5 के साथ माइनस, I6 के साथ माइनस, I7 के साथ, I7 भी माइनस, I8 के साथ प्लस। सारी करंट हो गई, सबका अलजेब्रिक सम किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। बस ये हमारा रूल है। नहीं समझ आया आपको? अब इसमें से आप चाहें तो एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। क्या?
I1, I4 और I8 ये तीनों प्लस हैं, बाकी इनके अलावा सब कैसे हैं? तो आप चाहें तो बाकी सब को उधर भेज दीजिए। I1, I4 और I8 को इधर रोक लीजिए, तो I1 प्लस I4 प्लस I8 इज इक्वल टू, ये सब उधर चले जाएंगे तो I2, I3, I5, I6, I7 ये सब उधर हो गए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को देखिए और बताइए ये क्या है, और ये भी बताइए कि ये क्या है। सुनो हम बताते हैं। ये है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। देखो आप, ये सब धाराएं संधि की तरफ आ रही कि नहीं आ रही, उनका जोड़ है ये। तो ये क्या है? संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। हम चाहें तो किरचॉफ के नियम को इस तरीके से हमने बताया है, एक और तरीका यूज कर सकते हैं। क्या? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। हम ये भी कह सकते हैं। नहीं समझ आया? नोट करिए। तो हम चाहें तो किरचॉफ के नियम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह से बता सकते हैं। ओके, नोट हो गया सभी का? नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, ये रूल आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई? आ गया। अब इसके बाद इसी रूल में एक चीज और छोटी सी अभी हमको समझनी है कि ये जो किरचॉफ ने अपना पहला नियम बनाया, तो ये क्या कोई नया नियम है या पहले बन चुके नियमों में से किसी नियम से मैच करता है? आपने सुना मैंने क्या बोला कि किरचॉफ ने ये जो अपना पहला नियम बनाया, ये उन्होंने कोई नया नियम बनाया या हमने अभी तक जितने रूल्स पढ़े हुए हैं उन्हीं में से किसी रूल्स की मैचिंग है ये, किसी रूल की कॉपी है ये? तो आंसर है ये कोई भी नया नियम नहीं है। समझ रहे हैं आप? किरचॉफ ने ये जो नियम बनाया ये कोई नया नियम नहीं बनाया। इससे पहले हमने जितने भी रूल्स पढ़े हुए हैं उनमें से एक रूल की ये कॉपी है। किस रूल की कॉपी है? तो आंसर है, हमने पहले लेसन में जो एक रूल पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये उसी की नकल है। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। करंट बेसिकली क्या होती है? आवेश। वैद्युत धारा मुख्य रूप से होता क्या है? आवेश होता है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि जंक्शन की ओर आने वाले आवेश, जितने भी जंक्शन की ओर आवेश आएंगे उतने ही आवेश जंक्शन से दूर भी जाने चाहिए। कुछ बात समझ में आई? वैद्युत धारा मुख्य रूप से क्या है? आवेश। तो अगर हम धारा के बारे में ये बोल सकते हैं
तो बेसिकली हम ये किसके बारे में बोल रहे हैं? आवेश के बारे में, कि जितना चार्ज जंक्शन पर बाहर से आता है उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर जाना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आप ये कहते हैं कि जंक्शन की तरफ आ रहे हैं 10 चार्जेस, लेकिन यहां जंक्शन से बाहर जा रहे हैं केवल 8 चार्जेस, इसका मतलब 2 चार्ज यहां रुक रहे हैं। तो यहां तो कोई स्टोर नहीं है जंक्शन पे, इट इज ओनली ए जंक्शन, दिस इज नॉट स्टोर। तो वो 2 चार्ज कैसे रुकेंगे? नहीं रुक सकते। इसलिए जितने चार्ज आएंगे उतने चार्जेस का बाहर जाना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये कहोगे कि जंक्शन की तरफ आते तो 10 चार्ज हैं लेकिन जाते 12 चार्ज हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर जंक्शन की ओर आने वाले चार्ज 10 हैं तो जाने वाले 12 कैसे हो गए? क्या जंक्शन पर चार्ज बन रहे हैं? तो आंसर है जंक्शन चार्ज बनाने की कोई मशीन थोड़ी है। जंक्शन तो इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पॉइंट है, एक पार्ट है। ना तो वो चार्जेस मार सकता है और ना ही तो वो चार्ज को क्रिएट कर सकता है। चार्ज हम भी नहीं बना सकते हैं और ना तो चार्ज आपस में लड़के एक दूसरे को मार डालेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि जितनी धारा जंक्शन की ओर आती है उतनी धारा जंक्शन से दूर भी जाती है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि जितने आवेश संधि की ओर आते हैं उतने ही आवेशों का संधि से बाहर जाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इस जंक्शन पर ना तो कोई चार्ज रुकेगा और ना जंक्शन पर कोई चार्ज मरेगा। चार्ज को ना तो हमें मारना आता है और ना चार्ज हमको बनाना आता है। तो बेसिकली यहां पर भी चार्ज कैसा है? संरक्षित है, बढ़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है या खत्म हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, संरक्षित ही है। जितना आता है उतने को जाना भी पड़ेगा बाहर। इसलिए ये कोई नया नियम नहीं है, ये आवेश संरक्षण के आधार पर आधारित एक नियम बना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो चलिए नोट करिए। किरचॉफ का प्रथम नियम ये देखिए, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन केवल ये आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो उस वक्त आपको बताना है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर कैसे आधारित है ये समझ में आ गया सबको? ठीक, तो ये हमने कौन सा नियम पढ़ लिया? किरचॉफ का पहला नियम। इसको अप्लाई कब करा करेंगे? कहां अप्लाई करेंगे? जंक्शन पे। किसके बारे में बताएगा? करंट के बारे में। कब अप्लाई करेंगे? इसका जवाब नहीं मिला, तो आंसर हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें करंट की कैलकुलेशन करनी होगी, उस वक्त हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको एक फिगर बना के देता हूं, यहां से एक कंडक्टर है, 5 एम्पियर करंट आ रही है, ये एक जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां 3 कंडक्टर से एक दूसरे से मिल रहे हैं। 5 एम्पियर करंट यहां से आती है, यहां पर 2 एम्पियर करंट जा रही है और यहां पर I का मान बताइए क्या होगा? सबसे पहले आपको एरो देखना है, तीर किधर की तरफ बने हैं। ये धारा जंक्शन से दूर जा रही कि पास आ रही है? दूर जा रही है। ये भी दूर जा रही है, ये पास आ रही है।
तो हमने पढ़ा जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या उनका बीजगणितीय योग शून्य कर सकते हैं। तो जंक्शन की ओर कौन सी आ रही? 5 एम्पियर। बाकी दोनों जंक्शन से दूर जा रही हैं तो इनको उधर भेज दीजिए, I+2 क्योंकि दोनों जंक्शन से दूर जा रही हैं। अब आप जब कैलकुलेट करोगे, 2 इधर भेजोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मतलब इस रास्ते पर कितनी करंट फ्लो होगी? 3 एम्पियर करंट इस रास्ते पर फ्लो हो रही होगी। नहीं समझ में आया आपको? आया? इस तरह से करंट की कैलकुलेशन के लिए आप ये रूल यूज करोगे, किरचॉफ का पहला नियम। और भी हम बना सकते हैं, ऐसा एक ये बना हुआ है, इसमें यहां से आ रही 3 एम्पियर करंट, ऐसा 5 एम्पियर, तो यहां पर करंट की वैल्यू आपको बतानी है और एरो भी आपको बताना है कि इधर की तरफ होना चाहिए। ये एक जंक्शन है कि नहीं है? है जंक्शन, और 2 तारों में धारा जंक्शन की तरफ आ रही है। करंट के जाने के एक ही रास्ता है, जंक्शन से दूर जाने का, इसलिए इस रास्ते पर करंट की डायरेक्शन ये नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर सभी तारों से आ जाएगी तो जाने वाला तो कोई तार ही नहीं है ना करंट का, तो यह असंभव हो जाएगा। इसलिए इसमें करंट की डायरेक्शन फिर क्या होनी चाहिए? ऐसी। और कितनी करंट यहां से बाहर जाएगी? 8 एम्पियर। देख के समझ आ गया? 3 इधर से आ रही, 5 इधर से, दोनों यहां मिलके 8 बनेंगी और 8 एम्पियर इधर चली जाएगी, तो I विल बी 8 एम्पियर। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जंक्शन पर हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया? तो ये है किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के पहले नियम के बाद हम लोग सीखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, लेकिन अगली क्लास में सीखेंगे अब इसको, ठीक है? तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।